हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मियोसिस। किस बात करेंगे? मियोसिस पर बात करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। आप ये एनसीईआरटी का इमेज देख रहे होंगे, यहीं से हम आगे की क्लास शुरू करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मियोसिस को अध्ययन की सुविधा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, है ना। मियोसिस फर्स्ट को पुनः चार भागों में बांटा जाता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, है ना। और मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसे पुनः पांच भागों में बांट दिया जाता है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना। इसके बाद हम आते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड को पुनः चार भागों में बांटा जाता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, है ना, और टेलोफेज सेकंड। इस प्रकार ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। आज हम लोग मियोसिस फर्स्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बेहतरीन तरीके के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले हम एनसीईआरटी के आधार पर बात करता हूं, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अर्थात मियोसिस फर्स्ट क्या होता है। अगर देखा जाए, है ना, एक लिखा होता है मियोसिस, मियोसिस, है ना, मियोसिस, है ना, और दूसरा होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। और इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। इसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। अब जो अर्धसूत्री विभाजन है ना, इसमें क्या होता है? इसमें जो तुम्हारी प्रोफेज है ना, प्रोफेज फर्स्ट होती है और प्रोफेज सेकंड होती है, और इसमें मात्र प्रोफेज होती है। नोटिस करना बहुत ध्यान से, क्या होती है? प्रोफेज होती है। माइटोसिस में मात्र प्रोफेज होती है और मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड होती है। अगर पूछा जाए इनमें सबसे बड़ी कौन है ना, अगर पूछा जाए इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी होती है प्रोफेज फर्स्ट। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। सबसे बड़ी कौन होती है? प्रोफेज फर्स्ट होती है। आइए, क्या लिखा हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए, है ना। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट, है ना, यहां से लिख सकते हो। जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है उसकी पूर्वावस्था उठा लीजिए, है ना, और जो समसूत्री विभाजन है उसकी पूर्वावस्था उठा लीजिए। दोनों की अगर तुलना करोगे तो जो तुम्हारी ये है ना, पूर्वावस्था फर्स्ट है, यह अधिक लंबी और जटिल होती है। यह अधिक लंबी और जटिल होती है। यानी अगर मैं इसकी और इसकी तुलना करता हूं तो यह अधिक लंबी होगी और अधिक जटिल होगी। गुणसूत्रों की व्यवस्था के आधार पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, या बोल सकते हो गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर, ठीक है, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कितनी प्रावस्थाओं में बांटा गया है? 5। तो इसे पुनः 5 प्रावस्थाओं में बांट दिया गया है। कितनी प्रावस्थाओं में बांट दिया गया है? 5 प्रावस्थाओं में। कौन कौन? नंबर 1 लैक्टोटीन, जिसको हम बोलते हैं तनुपट। दूसरा है जाइगोटीन, जिसे हम बोलते हैं युग्मपट। तीसरा है पैकाइटिन, इसका हिंदी मीनिंग स्थूलपट, है ना। चौथा है डिप्लोटीन, इसका हिंदी मीनिंग द्विपट। पांचवा है डाइकाइनेसिस, इसका हिंदी मीनिंग पारगतिक्रम, है ना। अब कहोगे लोग याद नहीं होता, है ना, तो याद रखना, लिप, जरा, पिचकाओ, दीदी, है ना। तो लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस याद रहेगा ना, है ना। इस प्रकार तुम याद कर सकते हो। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं लैक्टोटीन की। किसकी बात करेंगे? लैक्टोटीन की। हिंदी मीनिंग क्या होती है? तनुपट, ठीक है। अब लैक्टोटीन को समझने का प्रयास कीजिए। लैक्टोटीन को समझने का प्रयास कीजिए। इसे हम पतले धागों वाली अवस्था कहते हैं। पतले धागों वाली अवस्था क्या कहते हैं? पतले धागों वाली अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? पतले धागों वाली अवस्था कहा जाता है। अब दूसरी बात समझो बहुत ध्यान से। यहां पे जो क्रोमोसोम होते हैं पतले धागे के समान दिखाई पड़ते हैं।
क्रोमोसोम जो होते हैं कैसे दिखाई पड़ते हैं, पतले धागे के समान दिखाई पड़ते हैं। और ये क्रोमोसोम के जो सिरे हैं ये केंद्रक की अंदर वाली परत अर्थात हम बोल सकते हैं इनर मेम्ब्रेन को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं, इनर मेम्ब्रेन को स्पर्श करते हैं। और जब ये क्रोमोसोम के सिरे इनर मेम्ब्रेन केंद्रक की इनर मेम्ब्रेन को स्पर्श करते हैं तो एक गुलदस्ते के समान संरचना बन जाती है। कैसी बन जाती है, गुलदस्ते के समान संरचना बन जाती है। इसीलिए इसे इंग्लिश में बुकेट अरेंजमेंट या गुलदस्तों वाली अवस्था कहा जाता है। बुकेट अरेंजमेंट का हिंदी क्या है, गुलदस्तों, है ना, गुलदस्तों वाली अवस्था, गुलदस्तों वाली अवस्था, है ना। तो गुलदस्तों वाली अवस्था किसमें देखने को मिलती है, आपका आंसर होगा लैक्टोटीन में। किसमें देखने को मिलती है, लैक्टोटीन में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो पतले धागे के समान है इसमें जगह जगह तुमको ये संघनित होते हुए पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। दूसरी बात, ये जो गुणसूत्र है लगातार इनका संघनन जारी रहता है, लगातार इनका संघनन जारी रहता है ना। और लगातार संघनन होने की क्रिया को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ना, अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसमें गुणसूत्र धीमे धीमे देखो आपको दिख रहे हैं कि हाँ ये गुणसूत्र है। आगे क्या होता है, गुणसूत्र का संघनन यानी कॉम्प्लेक्स पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। यानी पूरी लैक्टोटीन अवस्था में क्रोमोसोम अपने आप को संघनित करते रहते हैं। बोलो यहां तक किसी को डाउट, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का संबंध किससे है आप समझ गए होंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बुकेट अरेंजमेंट कहां देखने को मिलता है, तो आंसर होगा लैक्टोटीन में। चलिए ये हमारा लैक्टोटीन क्लियर हो गया। अब लैक्टोटीन के बाद क्या आएगा, लैक्टोटीन हो गया ना, अब क्या आएगा, जाइगोटीन आएगा। क्या आएगा, जाइगोटीन। चलिए देखते हैं, ये तुम्हारा रहा जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में देख सकते हो आपको केंद्रक मेम्ब्रेन अभी भी दिख रही है, केंद्रक मेम्ब्रेन अभी भी दिख रही है। इस केंद्रक मेम्ब्रेन में आपको गुणसूत्र दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। जो गुणसूत्र श्वेत रंग से बने हुए हैं ये आपस में समान है, आनुवंशिक दृष्टि से आपस में समान है। और जो रेड दिख रहे हैं ये भी आपस में समान है। जब गुणसूत्र आनुवंशिक दृष्टि से आपस में समान हो, ऐसे गुणसूत्र के जोड़े को समजात गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समजात गुणसूत्र। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। आइए अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे जाइगोटीन में, नोटिस करना, जाइगोटीन पर रहने दो, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, एक दूसरे के पास पास आना शुरू कर देते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम को पास पास लाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम को पास पास लाता है उसे कहते हैं सिनेप्सिस। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो क्रोमोसोम के पास पास आने की घटना को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। और जब ये पास पास आ जाते हैं तब जो अवस्था बनती है उसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मेरी बात फिर सुन लीजिए, क्रोमोसोम को पास पास लाने की क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं और पास पास आने पर जो अवस्था बनकर तैयार होती है उसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का संबंध किससे है, आंसर होगा जाइगोटीन से। किससे है, जाइगोटीन से है ना। और सिनेप्सिस का संबंध किससे है, तब भी आंसर होगा जाइगोटीन से। पास में आगे, और ये क्रिया किसके मध्य में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य में देखने को मिलती है। आइए आगे समझते बहुत ध्यान से। ये देखिए ये बन गया ना, ये बन गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देखो पास पास आगे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, डीएनए के माध्यम से एक दूसरे का डीएनए जो है आपस में उलझ चुका है ना। ये देख सकते हो रेड से बनाया ये डीएनए है और ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। हिंदी मीनिंग क्या होगी, समजात, समजात गुणसूत्र। हिंदी मीनिंग क्या होगी, समजात गुणसूत्र। अब इनके आपस में मिलने से जो अवस्था बनी है उसे क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देखो बन गया ये, है ना। अब यहां पर एक बात सुननी है, यहां पर क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जब डीएनए के माध्यम से आपस में उलझ जाते हैं तो इसे हम पेयरिंग कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पेयरिंग कहते हैं, है ना। देखो नोटिस करना,
पास पास आने की घटना को सिनेप्सिस कहा था, पास पास आने पर बनी जो संरचना है उसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा था ना। और इस संरचना को क्या कहेंगे, पेयरिंग कहेंगे। इस क्रिया को जब डीएनए आपस में उलझ जाए तो उसे पेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पेयरिंग कहते हैं। अब दूसरी बात सुनो, यहां पर नोटिस करना दो चीजें तुमको दिख रही हैं, बाइवेलेंट, टेट्राड, और एक और देखा पेयरिंग। पेयरिंग तो समझ लिया, इन्होंने होमोलोगस क्रोमोसोम ने आपस में क्या कर ली, पेयरिंग कर ली है। पेयरिंग का मतलब दो समजात गुणसूत्रों का डीएनए निकले और आपस में उलझ जाए, है ना। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पेयरिंग, है ना। क्या कहते हैं, पेयरिंग। अब बात है सर बाइवेलेंट क्या है। बाइवेलेंट का मतलब होता है एक क्रोमोसोम है, या फिर बोल सकते हो सेंट्रोमियर। एक सेंट्रोमियर ये हो गया, ठीक है, दूसरा सेंट्रोमियर ये हो गया। तो सेंट्रोमियर के आधार पर देखोगे तो कितने गुणसूत्र हैं, एक और दो। तो सेंट्रोमियर के आधार पर कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं, दो गुणसूत्र दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, दो। तो इसे बोलेंगे बाइवेलेंट। क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट, है ना। तो बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है, सेंट्रोमियर को काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा बाइवेलेंट क्या है। तो यहाँ पे दो सेंट्रोमियर हैं, एक सेंट्रोमियर ये है, एक सेंट्रोमियर ये है। तो दो सेंट्रोमियर के आधार पे कितने क्रोमोसोम हो गए, दो। तो इसे क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट। अगर मैं क्रोमेटिड गिनूं तो क्रोमेटिड कितने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो चार क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड के आधार पर इसे हम क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे। क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस करो यहाँ पर जाइगोटीन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सिनेप्सिस कहां देखने को मिलता है, जाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का संबंध किससे है, जाइगोटीन से है। इसके बाद आगे पूछ सकता है पेयरिंग कहां होती है, जाइगोटीन में होती है। बाइवेलेंट कहां देखने मिलता है, जाइगोटीन देखने मिलता है। टेट्राड कहां देखने मिलता है, जाइगोटीन मिलता है। तो जाइगोटीन से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे होंगे। कोई डाउट, आइए पढ़ देता हूं मैं एनसीईआरटी। देखो लिखा है ना, ये कौन सी अवस्था थी, पहली अवस्था थी लैक्टोटीन, दूसरी अवस्था कौन थी, जाइगोटीन। तो वही लिखा है, पूर्वा अवस्था का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाता होता है जिसे हम युग्मपट कहते हैं। युग्म माने जोड़े, जोड़ों वाली अवस्था। जाइगोटीन का मतलब क्या होता है, जोड़ों वाली अवस्था। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन कहते हैं। क्योंकि डीएनए आकर के उलझ रहे थे और किसमें, जोड़े में। युग्मन माने क्या होता है, जोड़े, है ना। देखो ये क्रोमोसोम देखो जोड़े में है, एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है, और दोनों के बीच में डीएनए आकर उलझ रहा है। इसीलिए उससे उन्होंने कहा है सूत्र युग्मन शब्द का प्रयोग किया है। जाइगोटीन में देखो क्या होता है, जाइगोटीन में है ना, इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। यहां पर जो सूत्र युग्मन भाग लेते हैं या जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम भाग लेते हैं वो कौन होते हैं, आपको समजात गुणसूत्र होते हैं। आगे क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मरेखी, है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मरेखी यह दर्शाती है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो मैंने आपको दिखाया था ना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये देखो ये बना ना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसमें देखने मिलता है, जाइगोटीन में, है ना। आगे देखो क्या है, क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे युगली मतलब बाइवेलेंट। बहुत ध्यान, क्या लिखा है, एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र हो तो उसे क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट, अथवा उसी को हम टेट्राड कहते हैं। तो देखो यही तुम्हारा बाइवेलेंट भी है और यही तुम्हारा टेट्राड भी है। बाइवेलेंट को हम सेंट्रोमियर के आधार पर गिनते हैं तो बाइवेलेंट हो जाता है। अगर क्रोमेटिड के आधार पर गिनो तो क्या हो जाता है, टेट्राड हो जाता है। क्या हो जाता है, टेट्राड। तो बाइवेलेंट और टेट्राड का संबंध किससे है, जाइगोटीन से है। बात से हमारी होगी संभवतः। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, है ना। अब ये और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, देख सकते हो, है ना, अच्छे दिख रहे हैं। जबकि पहले क्या होता था, है ना, ये देखो ये इतने स्पष्ट नहीं थे, है ना, लेकिन अब देखो कितने स्पष्ट हो गए हैं, है ना, ये देखो, है ना। तो वही एनसीईआरटी कहना चाहती है। चलिए अब क्या पढ़ेंगे,
लैक्टोटीन पढ़ लिया, जाइगोटीन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? पैकाइटिन। क्या पढ़ेंगे? पैकाइटिन। चलो देखते हैं पैकाइटिन का क्या कॉन्सेप्ट। ये तुम्हारा रहा पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है कि जो दो समजात गुणसूत्र थे, मैंने अलग अलग कलर का यूज कर लिया है जिससे आपको डाउट ना हो, है समजात गुणसूत्र ही, ये बात याद रखना, ठीक है। कलर अलग अलग कर लिया है जिससे कि आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पर ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं आपस में क्या करते हैं, एक पॉइंट पर आपस में जाकर के एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो ये दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। यहां पर ये नॉन सिस्टर, ये कैसी भुजाएं हैं? नॉन सिस्टर। इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं, अगर कोई कहे ये क्या है तो ये तुम्हारे हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। यहां पे लिख सकते हो सिस्टर, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, क्रोमेटिड। जब एक ही गुणसूत्र की दोनों भुजाएं हो तो सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन जब दोनों अलग अलग गुणसूत्र की दो भुजाएं हो तो होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के पास पास आए हुए हैं, है ना, और पूरा एक दूसरे के अटैच है ना, तो इसे क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के पास पास आकर के, है ना, व्यवस्थित हो जाएं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं, इस घटना को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर ये हो रहा है, देख सकते हो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है? ये क्रॉसिंग ओवर। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि क्रॉसिंग ओवर का संपर्क किससे है? तो आंसर होगा पैकाइटिन, है ना। क्रॉसिंग ओवर का संबंध किससे है? तो आंसर होगा पैकाइटिन से। दूसरा, जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। जिस जगह पर पैकाइटिन जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ये आप देख सकते हो, तो इसका संबंध किससे? तब भी आंसर होगा पैकाइटिन से। अब यहां पर क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम भूमिका निभाता है, उस एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो क्रॉसिंग ओवर देख सकते हो, क्रॉसिंग ओवर का संबंध किससे है? पैकाइटिन से है। क्रॉसिंग ओवर जिस पॉइंट क्रॉसिंग ओवर किन दो भुजाओं के मध्य होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है ना। और क्रॉसिंग ओवर जिस स्थान पर होता है उसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, और इसमें जो एंजाइम भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं ये कौन सी अवस्था है? पैकाइटिन। अब तुमको सारे पॉइंट यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। मैं पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो, नहीं तो आप अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन जो टर्म दिए जा रहे हैं, जैसे ये जो टर्म दिए जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यही क्वेश्चन बनाएंगे आपके, ठीक है ना। पैकाइटिन का संबंध किससे है? क्रॉसिंग ओवर से, ठीक है ना। पैकाइटिन का संबंध किससे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से। पैकाइटिन से संबंध एंजाइम कौन है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। तो पूछ सकता, कई बार क्वेश्चन आता है नीट में, क्रॉसिंग ओवर की घटना कहां देखने को मिलती है? तो आंसर होता है पैकाइटिन में, ठीक है ना। ये क्लास नीट के उद्देश्य से मुख्य रूप से पढ़ाई जा रही है। अब हम बात करते हैं स्थूल पट्ट अर्थात पैकाइटिन क्या होता है। समझो बहुत ध्यान से, पैकाइटिन अवस्था में अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है, ये अपेक्षाकृत कम टाइम वाली होती है, नोटिस करना, ठीक है। अभी तो जो तुम पढ़ के आए हो लैक्टोटीन जाइगोटीन, है ना, उनसे ये कम टाइम वाली होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली का मतलब क्या हुआ? बताओ, युगली मतलब क्या हुआ? आंसर होगा बाइवैलेंट, ठीक है। युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र, है ना, अर्थात चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। देखो चतुष्क कहां है ना, इसको देखूं तो युगली है, अगर मैं ऐसे देखूं तो क्या है? युगली है ना, अगर ऐसे देखूं तो ये चतुष्क है। क्या है? चतुष्क है। बात समझ गई? या फिर यहां पर देख सकते हो, है ना, यहां पर देख सकते हो, ये देखो यहां पे आइए, अगर इसके हिसाब से देखो यहाँ पे तो ये युगली है, और ऐसे देखो तो ये चतुष्क है। तो वही बात एनसीईआरटी कर रही है ना। क्या कह रही है? अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथियां दिखाई देती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वही तो मैं तुमको बता रहा था,
पुनर्योजन ग्रंथियों का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसमें देखने मिलते हैं? पैकाइटिन में। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है? जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है। आइए आगे क्या लिखा है, समझो बहुत ध्यान से। दिखाई देने लगते हैं जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्र। आप कहोगे सर असंतति अर्ध गुणसूत्र का मतलब क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, असंतति अर्ध गुणसूत्र, है ना, इन्हीं के बीच में तो हो रहा है ना। असंतति अर्ध गुणसूत्र के बीच विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जरा, क्रॉसिंग ओवर का संबंध किससे है? क्रॉसिंग ओवर का संबंध पैकाइटिन से है। और ये देखो क्रॉसिंग ओवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्र, गुणसूत्र समजात है याद रखना, ठीक है, के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे क्रॉसिंग ओवर से फायदा क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर से आनुवांशिक पदार्थ की अदला बदली हो जाती है। इधर का डीएनए उधर चला जाएगा, उधर का डीएनए इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगी? विविधता आ जाएगी, के कारण होता है। देख सकते हो यहाँ पे। अब क्या होगा? इसका जो आनुवांशिक पदार्थ इसमें चला जाएगा, इसका आनुवांशिक पदार्थ इसमें चला जाएगा, और इसका आनुवांशिक पदार्थ इसमें चला जाएगा। तो वही है यहाँ पे। देखो, विनिमय एंजाइम क्या देख सकते हो? विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। वह जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम भाग लेता है वो एंजाइम कौन है? ये देखो, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। सारे पॉइंट यही है, मैंने अलग लिख रखे, कुछ भी नहीं है अलग, यहीं से इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, दो गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीनी विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। सही बात है, पुनर्योजन जो हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन जो क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है वो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। उसमें आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? आप कह सकते हो जीनी विनिमय में, या ये है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन। वही बात है ना, इधर का गुणसूत्र डीएनए इधर चला जाएगा और इधर का डीएनए इधर चला जाएगा। आगे देखो, समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूल पट्ट अवस्था की, स्थूल पट्ट कहा गया? ये देखो, इसका मीनिंग क्या होता है? पैकाइटिन के अंत तक पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। देखो यहाँ पर विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए, देखो यहाँ पे गुणसूत्र जुड़े हुए हैं ना। बोलिए पैकाइटिन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? लैप्टोडिन पढ़ लिया, जाइगोटिन फैक्ट पढ़ लिया, है ना, पैकाइटिन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे डिप्लोटिन। किसको पढ़ेंगे? डिप्लोटिन। आइए, ये है तुम्हारा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है बहुत ध्यान सुनना। क्रॉसिंग ओवर हो गया है। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो कुछ इस प्रकार संरचना बना रहे हैं, इस प्रकार संरचना बना रहे हैं। तो जो एक्स सदृश संरचना बनती है वो किसमें? ये देखो, ये है ना, ये कैसी संरचना दिख रही? एक्स सदृश। ये देखो ऐसी दिख रही है ना, ये एक्स सदृश संरचना दिख रही है ना। तो ये एक्स सदृश संरचना को क्या कहते हैं? क्याजमेटा। क्या कहते हैं? क्याजमेटा। तो क्याजमेटा कहाँ देखने मिलता है? डिप्लोटिन में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। और क्याजमेटा किस किस के मध्य बनता है? समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर आर्म के बीच, है ना, सॉरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, है ना। आइए पढ़ लो, लिखा है डिप्लोटिन क्या होता है के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। जो सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र रहा था, जो डीएनए उलझे हुए थे, ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, वो धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा, ठीक है, अलग होना शुरू हो जाएगा। और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जहां क्रॉसिंग हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर, जहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, देख सकते हो यहाँ पे, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वहीं पर ये जुड़े हुए हैं, बाकी सब जगह से ये अलग हो चुके हैं। चलिए आगे देखो, वही लिखा हुआ है, विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को क्याजमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्याजमेटा। कुछ कशेरुकियों यानी प्राणियों में, अंडकों में, है ना, द्विपट। द्विपट का मतलब क्या हो गया?
डिप्लोटीन महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले कौन थी? प्रोफेज, प्रोफेज है ना। फिर कौन होती है? प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट। फिर कौन होती है? प्रोफेज, प्रोफेज सेकंड, है ना। इसी में एक अवस्था और है डिप्लोटीन, है ना। डिप्लोटीन कौन है? डिप्लोटीन। अब अगर तुमसे कोई पूछे इन चार में, भी बात सुनो बहुत ध्यान से, सबसे बड़ी जो अवस्था है वो ये है ना, सबसे बड़ी, है ना, है ना, कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था, है ना, कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी अवस्था कौन है? प्रोफेज फर्स्ट। और दूसरी सबसे बड़ी अवस्था कौन है? डिप्लोटीन, है ना। यह है दूसरी सबसे बड़ी घटना है, जिसे क्या कहते हैं? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन किसमें आती है? प्रोफेज फर्स्ट में ही आती है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या आता है? देखो, लैक्टोटीन आता है, जाइगोटीन आता है, पैकाइटिन आता है, डिप्लोटीन आता है, ठीक है। तो जब डिप्लोटीन खुद इतनी बड़ी है जो वर्षों तक चल रही है ना, तो फिर प्रोफेज फर्स्ट ऑटोमेटिक बड़ी होगी। सबसे बड़ी कौन होगी? प्रोफेज फर्स्ट। बात समझ भाई? तो ये थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं डाइकाइनेसिस। लैक्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकाइटिन हो गया, डिप्लोटीन हो गया। अब पांचवी और अंतिम अवस्था कौन पढ़ते हैं? डाइकाइनेसिस, है ना। डाइकाइनेसिस देखिए, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्याजमेटा भी समाप्त हो चुका है। देखिए अलग अलग हो चुकी है। तो क्या होता है? अर्धसूत्री पूर्वावस्था प्रथम की अंतिम अवस्था पारगति क्रम अर्थात डाइकाइनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें क्याजमेटा का उपांती भवन, उपांती भवन का मतलब होता है, इसका इंग्लिश होता है टर्मिनलाइजेशन। उपांती भवन का मतलब होता है जो ऐसे, देखो उपांती भवन का मतलब क्या है? ऐसे तुम्हारा क्याजमेटा बना हुआ था, ऐसे क्याजमेटा, ठीक है। अब ये क्याजमेटा धीमे 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 ऊपर तरफ खत्म होगा ऐसे, इसी को कहते हैं उपांती भवन, है ना, या फिर टर्मिनलाइजेशन। तो क्या लिखा? उपांती भवन हो जाता है, जिससे क्याजमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संगत हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमसे कोई पूछे गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र पूर्णतः संग्रहित किस अवस्था में होते हैं, तो आंसर क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट की डाइकाइनेसिस अवस्था में। तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं, है ना। ये मैंने सारे पॉइंट लिख दिए, बता दूंगा अभी। पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है, केंद्रक आवरण झिल्ली ये भी विकसित हो जाती है ना। और पारगति क्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। चलो मैंने पॉइंट देख सकते हैं, इनको पढ़ लीजिए। इसी एनसीईआरटी के सारे पॉइंट हैं। पहली बात, इसमें टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात क्या होता है? क्याजमेटा समाप्त हो चुका होता है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। सेंट्रोमियर, है ना, दिखा है इन्होंने, कहा गया? ये देखो सेंट्रोमियर, नहीं लिखा कोई बात नहीं, याद रखो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये एक अतिरिक्त पॉइंट है। चलिए, सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं, स्पिंडल ऑपरेटस बनने लगते हैं, ईआर, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रिका झिल्ली गायब हो जाती है। ये सब कुछ कहां होता है? ये सब कुछ देखने को मिलता है डाइकाइनेसिस में, है ना। अब बताओ गुणसूत्र कहां आ चुके हैं? सारे के सारे गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो इसके जीन जो हैं, ये देखो यहाँ पर आ गए, है ना, और इसके जीन हैं वो देखो इधर आ गए। तो देख सकते हो इसके जीन इधर चले जाते हैं और इसके जीन इधर चले जाते हैं। आसन भाई, है ना, कोई डाउट? आइए देखो, अब होता है मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज समाप्त हो गया और प्रोफेज की पांचों अवस्थाएं सीख गए। अब मेटाफेज फर्स्ट आता है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? युगली गुणसूत्र। ये युगली गुणसूत्र है कि नहीं है? मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। देखो मध्य रेखा पट्टिका ये है कि नहीं है? ये क्या है? मध्य रेखा पट्टिका। क्या है? मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। विपरीत ध्रुवों से तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़े के काइनेटोकोर। कहां है काइनेटो? ये देखो, ये है काइनेटोकोर,
काइनेटोकोर, है ना, काइनेटोकोर, है ना, काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मध्य रेखा पर आकर के दो पूरे गुणसूत्र हैं, है ना, और प्रत्येक गुणसूत्र के पास ही एक एक काइनेटोकोर से देखो तंतु आकर के जुड़ गए, है ना। ये जो व्यवस्था होती है ये मध्यावस्था फर्स्ट अर्थात मेटाफेज फर्स्ट की घटना है। आइए आम बात करते हैं, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जाता है, जो समजात गुणसूत्र मध्यावस्था पट्टिका में अवस्थित थे वो ध्रुवों को वापस खींच लिए गए हैं और अपने विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं, जबकि संतति अर्धगुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, यानी गुणसूत्र बिंदु, याद रखना, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखना, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और अब आ गया टीलोफेज, है ना। ये देखो तुम्हारा एनाफेज था ये, है ना। अब आ चुका है आपका टीलोफेज। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखिए गुणसूत्र आ चुके हैं, गुणसूत्र आकर के अपनी पहचान खो चुके हैं, है ना। ईआर वापस आ गया है, गोल्गी बॉडी वापस आ गया है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वापस आ चुकी है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, ये सब वापस आ चुकी है जो भी गायब हो गए थे, ठीक है ना। क्या लिखा है ये देख सकते हो। और कोशिका में दो केंद्रकों वाली कोशिका दिखाई पड़ती है। ये कितने केंद्रकों वाली कोशिका बन जाती है, दो केंद्रकों वाली। इस अवस्था में केंद्रक आवरण देख सकते हो, केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगती है, कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता। अब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें दो केंद्रक हैं, एक ये, इसीलिए से क्या कहा गया, कोशिका द्विग कहा गया। संभवतः आपको ये पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है ना, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन नोटिस करने वाली बात मैं फिर से बता देता हूं आपको, थोड़ा मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, ठीक है ना। जो आपको सबसे अच्छे से पढ़ के रखना है, प्रोफेज फर्स्ट की पांचों अवस्था याद कर लो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, और इसी क्रम में याद कर लो, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट लिख सकता है, यहाँ से जो पांच अवस्था बताई गई है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो पूरा कॉन्सेप्ट में बना रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी शुरू होती है ना। सबसे पहले ये याद करो और इसकी ये टर्मोलॉजी याद करो अगर नीट का क्वेश्चन करना चाहते हो, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत ध्यान सुनना, ये याद करो और इसकी ये टर्मोलॉजी याद करो अगर नीट का क्वेश्चन करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद ये वही चल रहा है ना, आपका ये क्या है, आपका ये जाइगोटीन ही है ना। तो पहले जाइगोटीन याद रखो और फिर उसकी ये पुनः टर्मोलॉजी याद करो। जाइगोटीन में काफी सारी टर्मोलॉजी आ रही है जो आपका नीट क्वेश्चन कराने में बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद पुनः आगे आइए, इसके बाद आप पैकाइटिन याद करो और उसकी एक टर्मोलॉजी याद करो, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन खत्म, कितना भी टफ क्वेश्चन हो। इसके बाद आगे आइए, है ना, आगे आइए, आगे आपको देखने को मिलेगा डिप्लोटीन, इसकी एक ये टर्मोलॉजी है, इसको याद कर लो, है ना। और फिर इसके बाद आती है तुम्हारी, है ना, इसमें एक बात याद करो, सबसे बड़ी अवस्था कौन है, जो थोड़ी थ्योरी में देख रखी है जरा सी, इसको याद करो, ठीक है। नीट के स्टूडेंट विशेष तौर इसको बहुत अच्छे से पढ़े, है ना। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये डाइकाइनेसिस, और इसकी टर्मोलॉजी थोड़ी याद रखो, ठीक है ना, टर्मोलॉजी याद रखो। और इसके बाद ये जो शब्द दिए गए ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहीं से क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसके बाद ये, है ना, इस थ्योरी को समझ लीजिए, ठीक है। इसमें आपको इतना याद रखो कि यहाँ जो समजात गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे के पास आए हुए हैं। अब इसमें जब विभाजन होगा, यहाँ पर आइए, कभी भी गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है, ये बात याद रखो, ठीक है। चलो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग जाते हैं, ठीक है ना। और अंत में ये शब्द जो है कोशिका द्विग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये सारे शब्द याद करो, गारंटी है आपका बनने वाला सारा नीट का पेपर बहुत आसानी से, है ना, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नीट का पेपर कैसा भी पेपर बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंत में मैं आपको क्वेश्चन देके जाता हूं, क्या क्वेश्चन देता हूं, है ना, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन
विभाजन। अब यहीं से मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी अवस्था बता दो इसकी, सबसे बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था बता दो, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी उप अवस्था कौन है, उप अवस्था कौन है, उप अवस्था कौन है ना। अब उप अवस्था शब्द प्रयोग किया गया है एनसीईआरटी में, तब मैंने उठाया है, देखना कहां पे प्रयोग किया गया, दिखा देता हूं आपको, है ना। ये देखो, है ना, ये देखो, समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की है तो ये अधिक लंबी जटिल होती है ना। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर 5 प्रावस्थाओं या उपवस्थाओं, ठीक है, प्रावस्था बोल सकते हो या उपवस्था बोल सकते हो, ये लिखा उप विभाजित, है ना, उप विभाजित, ठीक है। यहां से इसलिए मैंने आपके क्वेश्चन में उठाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी उपअवस्था कौन सी है, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, पैकाइटिन में, है ना, पैकाइटिन में कौन एंजाइम भाग लेता है ना, कौन एंजाइम, या फिर ये देखो, या फिर ये देखो, है ना, क्रॉसिंग ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर में कौन एंजाइम, कौन एंजाइम भाग लेता है ना, क्रॉसिंग ओवर में कौन एंजाइम भाग लेता है। तो ये 3 क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।